प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो का विषय है हिंदी एकांकी स्वरूप व विकास। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में आपको पता है और निर्धारित है, हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र 100 अंकों का है। इसमें सिलेबस आपको प्रेषित कर चुका हूँ पहले। एक नाटक है कोणार्क और उसमें कुछ एकांकियाँ हैं। ये द्वितीय प्रश्न पत्र से संबंधित यह पहला वीडियो है, इसलिए इसमें नाटक और एकांकी का परिचय कराया जाएगा। पहल हम आपको एकांकी का क्या स्वरूप है, उसका उद्भव कब से होता है, कैसे अपने विकास यात्रा को यह एकांकी करती हुई आज हमारे सामने है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम, दूसरा पैराग्राफ देखिएगा। ये नाटक के संबंध में संस्कृत के विद्वानों ने, आलोचकों ने ये कहा है। चूँकि नाटक एक ऐसी विधा है जो बड़ी से बड़ी घटना, समस्या, उपलब्धि या संदेश को हमारे सामने इस तरह से जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है कि वो ऐसा लगने लगता है कि अरे ये तो हमारे सामने ही घटित हो रहा है, ये हम ही हैं। जैसे कि आपने रामलीलाएँ देखी होंगी, रासलीला कृष्ण और राधा से संबंधित आपने देखी और सुनी होंगी। ये प्राचीन परंपराएं हैं और जहाँ तक देखा जाए तो काव्य की परिपाटी भी नाटकों में जो पात्र कोई मैसेज या संदेश देना चाहते थे, जो सबको, जनता को प्रभावित करे, वो संदेश प्रायः काव्य में ही दिया जाता था। तो काव्येषु नाटकम रम्यम इसीलिए कहा गया है कि काव्य में एक काव्य की विधा थी ये नाटक, और नाटकों में भी एक काव्य चलता था। दोनों ही बातें थी, लेकिन यहाँ पर है काव्यों में, काव्य के जो प्रकार हैं उसमें नाटक भी प्राचीन काल में रखा गया है, क्योंकि आज जो नाटक और एकांकी हम गद्य में पढ़ते हैं वो प्राचीन काल में नहीं थी, पद्य में थी। इसलिए ये रम्य माने मनोहर लगता है, आपको प्रभावित करने वाले लगता है, असर छोड़ने वाला लगता है। जैसे कि राम और कृष्ण, ये हमारे आर्ष महाकाव्य हमारे भारतीय जन जीवन में विद्यमान है, कण कण में, हमारी जन जन की चेतना में विद्यमान है। वो यदि ये नाटक, रासलीला, रामलीला न होती तो वो आज हमारे सामने ये चरित्र इस तरह से जीवंत भी न होते। बचपन से चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, ये रासलीला नाटकों से हर कोई परिचित रहता ही है। प्रश्न इस बात का है कि ये नाटक में और एकांकी में क्या स्वरूप है। नाटक तो प्राचीन विधा है ही, अब उसी नाटक का एक शॉर्ट रूप, संक्षिप्त रूप, उसे एकांकी कहा जाता है। जैसे आपने उपन्यास और हिंदी के बारे में आपने सुना होगा। उपन्यास और हिंदी के तत्व वही हैं, उसके स्वरूप में अंतर उसके आकार को लेकर के है। वैसे ही नाटक और एकांकी में अंतर है। नाटक और एकांकी के तत्व वही हैं, लेकिन इनका आकार की दृष्टि से दोनों में फर्क है। एकांकी कोई बात को, कोई संदेश को, घटना को एक तुरंत कह करके अपना असर आप पे छोड़ करके पूर्ण हो जाती है, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में उसकी भूमिका बनाई जाती है, फिर विषय का ऊपर चरम उत्कर्ष पर लिया जाता है। तो एक कई उसमें अंक होते हैं, एक से अधिक अंक होते हैं, एक से अधिक दृश्य होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है
दृश्य एक से अधिक हो सकते हैं। इसलिए आपको ये समझ, यहाँ पर आज चूंकि हम बात नाटक की नहीं करेंगे, एकांकी की करेंगे। तो आप देखिएगा स्क्रीन पर आपके भी आ रहा है कि इसको पंचम वेद भी कहा गया है ना। और उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में दिया उत्तर भारत की रामलीला, बंगाल की यात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, है ना। राजस्थान में कठपुतली नौटंकियाँ होती हैं, गुजरात में भवाई नृत्य होता है, महाराष्ट्र में ललित नृत्य होता है। एक रास परंपरा और हमारे यहाँ जनजीवन में व्याप्त रही है पूरे उत्तर भारत में, वो भी नाटक का ही रूप था। तो अब बात यह है, जो एकांकी के रूप में यदि जब हम बात करते हैं तो देखिएगा कि यह सच है कि संस्कृत साहित्य में रंगमंच अभिनय रूपकों के वेदों की प्रशस्त परंपराएं मौजूद हैं। यही वजह रही कि पर्याप्त समालोचक व विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों के अंतर्गत उल्लिखित व्यायोग, अंक, वीथी, भाण और प्रहसन ये रूपक की तरह ही है। खैर, आज का एकांकी आधुनिक युग के मनुष्य की व्यस्तता में से कुछ समय मनोरंजन के लिए खोजने का ही प्रतिफल है। वह अपने रूप व शिल्प में अंग्रेजी के 1 एक्ट प्ले के समतुल्य है। एकांकी इसके स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रोफेसर अवस्थी का कथन है कि एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह, ये शब्द थोड़ा सा आपको जरूर लगे, वेग माने प्रवाह, जो कहते हैं ना वेग माने इसमें पूरा आवेग होता है, प्रेशर है ना, से प्रवाह। निदर्शन में चातुरी आवश्यक है। चातुरी क्यों आवश्यक है? क्योंकि वो कम समय रहता है उसमें, उसने समय में यदि उसने प्रभाव नहीं छोड़ा, असर नहीं छोड़ा, तो फिर वो आपके काम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप देखिएगा लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्णन बाहुल्य, चारित्र विकास के लंबे प्रयोग, उलझी कल्पनाएं, अवांछनीय, मतलब ये यहाँ पर नहीं चलेंगी क्योंकि इसमें समय ज़्यादा नहीं है। अब उपेंद्र नाथ अश्क का नाम आपने, चूँकि एकांकियाँ जिन्होंने पढ़ी हैं उन्होंने निश्चित ही सुना होगा कि 3 बातों की अनिवार्यता उन्होंने मानी एकांकी के लिए। एक तो आकार व समय की लगता है, इसमें आकार छोटा होता है एकांकी का, विषय वस्तु कम होती है और समय भी कम लगता है। दूसरा बिंदु है अभिनयशीलता, अभिनय जो अपन उसका अपन वो प्ले करते हैं, है ना, मंच पे आकर के, अब रंगमंच पे आकर अपन उसका प्रदर्शन करते हैं, उसे अभिनयशीलता। रंग संकेतों की स्पष्टता, रंगों का बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कोई दृश्य है, डरावना दृश्य दिखाया जा रहा है आपको, कोई तंत्र मंत्र साधना से संबंधित कोई बात है, डरावना दृश्य है, तो हॉरर का जो दृश्य काला, गहरा नीला और उसमें रोशनी चमकती, इस तरह के रंग आपके आएंगे। और कोई शुद्ध सात्विक संत तपस्वी है तो या तो उनका श्वेत वस्त्र होगा या पीत वस्त्र होगा, पीला रंग होगा। ऐसे रंगों से द्वारा वो बैकग्राउंड में ऐसे रंग चलता है ना। कोई युद्ध का दृश्य तो वहाँ रंग अलग होगा, ध्वनियाँ अलग होंगी। ये ध्वनि और रंग का संयोजन एकांकी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब ये देखिए, जो एकांकी की जो मुख्य बात है कि जीवन की कोई एक घटना या प्रमुख संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए, साथ ही उसमें अभिव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से ही किया जाना चाहिए। ऐसा करने से उसमें वास्तविकता और मनोरंजन का समावेश हो सकेगा, क्योंकि संघर्ष एकांकी का प्राण है। क्योंकि एकांकी में यदि संघर्ष माने वो एक कंट्रास्ट नहीं होगा, ऐसा लगेगा अरे ये भी है ये भी है, अब आगे क्या होगा,
कि कुतूहलता पैदा नहीं होगी। नाटकीयता और एक कुतूहलता ये एकांकी के प्राण तत्व में आ लेती है। आ गया ना, देखो, दो विरोधी पात्रों वर्गों में भाव संघर्ष का चित्रण भी आवश्यक है। एकांकी के कथोपकथनों में, संवाद में कुतूहल आना चाहिए, जिज्ञासा आना चाहिए, गति की तीव्रता होनी चाहिए। इन सब की परिणति चरम सीमा पर होना अनिवार्य है। चित्रण यदि यथार्थ हो, लेकिन आदर्श की ओर संकेत परमावश्यक है। देखो, इस पर मेरा मतभेद है। एकांकी आदर्शमय हो, ये कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा जा रहा है, लेकिन कुछ एकांकियाँ ऐसी लिखी गई हैं आधुनिक युग में तो आदर्शपरक नहीं है। मोहन राकेश लिखते हैं, कहाँ आदर्शपरक इसमें? क्योंकि यहाँ लिखना, लेकिन आदर्श की ओर संकेत परमावश्यक है। यहाँ से जरूरी नहीं है कि आदर्श का, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं। राम कुमार वर्मा की मानता एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन में से निकटता बरकरार रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिएगा, ठीक है, अपने अपने मत हैं, क्योंकि एक लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कर्फ्यू, एकांकियाँ भी उनकी हैं, कम हैं, और चूँकि नाटक एकांकी को हम एक ही वर्ग में रख करके व्याख्यायित करेंगे, विश्लेषण करेंगे, काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मोहन राकेश का भी नाटक एक आधे अधूरे है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि नाटक जिस वक्त जो लिख रहा है वो एकांकियों में जाकर आदर्श में परिणित हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं। जो नाटककार है यदि वो एकांकी लिख रहा है तो उसमें आपकी बहुत सारी एकांकियाँ जो आधुनिक इसमें हैं तो आदर्श नहीं है, सिर्फ समस्याएं हैं, कुतूहल है और संक्रमण की स्थिति है, लेकिन समाधान नहीं है। समाधान वह पाठक पर छोड़ देता है, वो अपने आप करे। तो इस तरह से हिंदी एकांकी का स्वरूप और विकास को लेकर के आज हमारी पहली चर्चा हुई है इस वीडियो के माध्यम से। आगे के अगले वीडियो में इसका एकांकी का उद्भव, पहली एकांकी कौन सी है और आज जो एकांकी हम पढ़ रहे हैं वहाँ तक कैसे कैसे विकास किस कालखंड में हुआ, ये बताया जाएगा। संक्षेप में इसका संकेत कर देता हूँ। जयशंकर प्रसाद की एकांकी है एक घूंट। यदि भी लघु नाटिका का नाम दिया गया है, पर उसको कुछ लोग गला इसको एकांकी मानते हैं, एक घूंट को मानते हैं। और उसके बाद से एकांकियों का विकास किस तरह शुरू होता है आपको मैं दूसरे एक वीडियो में आपको मिलेगा। और उसी वीडियो में आपको एकांकी के कितने तत्व होते हैं, और उसके बाद के वीडियो में आएगा किसी भी एक एकांकी को लेकर के उसकी समीक्षा करते हुए एकांकी के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा की जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, आगे के लिए आप दोबारा इंतजार कीजिए।